Okay, so students, welcome back to another class of chapter of class 12th, and that is nothing but D and F block elements. So, my dear friend, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तंग भी करेगा, थोड़ा थोड़ा परेशान भी करेगा, तो आपको ये चीज पकड़नी है, समझनी है कि इस चैप्टर के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग टू बी, वो मैं अभी से आपको बता देता हूं, इज गोइंग टू बी द की वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू मेक यू राइट डाउन, बिकॉज इस चैप्टर में से मेजरली गिव रीजन क्वेश्चंस ही आते हैं, तो उनमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. यू हैव टू मेक श्योर कि कीवर्ड आपको पता हो, फिर उसके आजू बाजू इंग्लिश तो आप बना लोगे. इज दैट ओके? दैट्स वन थिंग. दूसरा चीज, मान लो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैंने ये नोटिस किया है कि हम जितना क्लास में कवर अप कर रहे हैं उतने में से ही एग्जाम में दिखता है. बट मान लो कुछ अतरंगी क्वेश्चन आ गया कि इस साल बोर्ड ने मान लिया, इस साल आपके कोई स्कूल एग्जामिनेशन के टीचर ने मान लिया कि भैया कुछ टफ क्वेश्चन पूछ लेना है और वो आपको नहीं आ रहा है, तो प्लीज उसको ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है. मैं यहां पर आपको इसका हैक दे रहा हूं. सपोज मान लो कुछ भी गिव रीजन क्वेश्चन है इस चैप्टर में, यू हैव टू कॉपी पेस्ट द क्वेश्चन एंड लास्ट में दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स द ब्रह्मास्त्र कीवर्ड ऑफ दिस चैप्टर. कि कुछ समझ में ना आए तो एटलीस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख के आ जाओगे तो देयर इज अ चांस कि आपको मार्क्स मिल जाए. चांस, हाँ, वार्निंग, चांस. हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसमें तो भैया आपका कॉन्सेप्ट, उसमें आपका लॉजिक एकदम परफेक्टली क्लियर होना चाहिए. बच्चा बोलता है सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लॉजिक. भैया आप अभी मंजोत से पढ़े कहां हो, एक बार पढ़ो तो सही, तो आपको इसमें भी लॉजिक देंगे. चलो, लेट्स गो एंड लेट्स डू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पोर्शन. माय क्वेश्चन टू यू गाइस, कितने लोगों ने ये चैप्टर का नाम अभी नोटबुक में लिखा और कितनों ने लिखते वक्त डी और एफ को कैपिटल लिख दिया है? प्लीज करेक्ट इट, करेक्ट इट. ये डी और एफ डिनोट्स डी एंड एफ ब्लॉक, डिनोट्स डी सबशेल एंड एफ सबशेल, जिनको कैपिटल्स में नहीं लिखा जाता है. सो पहली गलती इस चैप्टर की, इसको कैपिटल्स में नहीं लिखना है. आर यू विद मी? Yes? Then, the most important slide of this particular chapter is the first slide, and that is, my dear friend, is the introduction to this D and F block elements. So, my question over here is, where and what are D block elements? Correct. तो पीरियोडिक टेबल थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, डिजाइनिंग याद आ रहा है. पीरियोडिक टेबल का कुछ ऐसा होता है, बोलो, ऐसा कुछ होता है, और यहां पर नीचे ऐसे ये होता है ना. क्या आपने को पता है ये एस ब्लॉक है? क्या आपने को पता है ये डी ब्लॉक है? क्या आपने को पता है ये पी ब्लॉक है? एंड क्या ये एफ है? इज दैट क्लियर? आप ध्यान से सुनना. एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में 6, डी में 10 और एफ में 14 ग्रुप्स होते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो वो उनके ऑर्बिटल्स में से आपको पता चल जाएगा कि एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पी में कितने होते हैं? 3, तो इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं. और डी में कितने होते हैं? 5, और इसीलिए 10 होते हैं. और एफ में कितने होते हैं? 7, इसीलिए वहां पर 14 एलिमेंट्स आपको एक ग्रुप, एक रो में दिखेंगे. यहां पर एक रो में 10, यहां पर एक रो में 2, यहां पर एक रो में 6 दिखेंगे. दिस इज व्हाट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिमाग में डालो, लिखना कुछ नहीं है. ये मैं जस्ट क्लास 11th का एक ओवरव्यू, एक रिव्यू दे रहा हूं ऑफ चैप्टर नंबर 3.
और जैसे ही ये चैप्टर नंबर 3 क्लिक हुआ होगा, आपके दिमाग की बत्तियां जागना चालू हो गई होंगी। हाँ, हमने उसमें एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पढ़ा था। तो बस ऐसे ही कुछ ट्रेंड्स इस चैप्टर में अपने को देखना है। दूसरा पॉइंट, हमें इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करना है। दैट वुड बी योर सेकेंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज, दूसरा पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा पार्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक पढ़ना है। नाउ व्हाट इज दैट थर्ड पार्ट? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक वाले, मोस्ट ऑफ देम दे कैन एक्ट एज गुड कैटलिस्ट्स। आप सोचो, दिमाग लगाओ, जितने भी कैटलिस्ट आज तक आपने देखे हैं वो सब डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। निकल डी ब्लॉक, पैलेडियम डी ब्लॉक, प्लैटिनम डी ब्लॉक, कॉपर 573 चैप्टर 7 के अंदर कॉपर 573 डी ब्लॉक। तो ये सारे जितने भी कैटलिस्ट हैं, तो ऐसा ये कैटलिस्ट की तरह क्यों एक्ट करते हैं, उसका कारण हम ढूंढेंगे। दे आर वेरी गुड अलॉइंग एलिमेंट्स, अलॉयज बनते हैं इनके, बहुत अच्छे अच्छे अलॉयज बनते हैं विच आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन एंड मैनकाइंड। तो माय डियर फ्रेंड, आपके कैटलिस्ट की तरह अलॉयज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बड़ी तगड़ी होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है इन लोगों का। वो सारी चीजें हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे और वहां पर आपके साथ शेयर करेंगे थर्ड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। फिर आएगा इसका सबसे पेनफुल पोर्शन विच इज द फोर्थ पोर्शन, विच इज नथिंग बट two compounds of D block, KMNO4 and K2Cr2O7, जिसकी प्रिपरेशन की रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस, वहां पर थोड़ा इस चैप्टर में लर्निंग आएगा। वो मैं अभी से आपको वार्निंग दे रहा हूं। सो प्लीज मेक श्योर कि उस पार्ट में आप प्रैक्टिस ज्यादा करें। उसके पहले हर चीज का लॉजिक मिलेगा आपको मेरी तरफ से। सो माय डियर फ्रेंड, विद दिस गुड नोट, लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट the important points of D block first and foremost। तो पहले पोर्शन में D block, उसकी 4 सब पोर्शंस। फिर F ब्लॉक को हम लिटरली लाइक 30-40 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन F ब्लॉक आर रेडियो एक्टिव, तो उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई ट्रेंड बनता ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंड्स स्टेबल नहीं है, तो उनको स्टडी करने का मौका मिलता ही नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, मेजरली 3/4 ऑफ द चैप्टर डी ब्लॉक पे आपका आधारित है। एफ ब्लॉक इज जस्ट द 1/4 एंड इट विल जस्ट हैपन इन 30 to 40 मिनट्स वेरी क्विकली। सो दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन डैश एंड डैश ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल। दे आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। द बिगेस्ट क्वेश्चन जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में से बनता है, डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम डैश पीरियड, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर गोइंग टू डू। आप थर्ड पीरियड लिखोगे, बट एक्चुअली 1, 2, 3 एंड फोर्थ पीरियड से ये लोग स्टार्ट होते हैं। और उसका लॉजिकल रीजनिंग में आपको जस्ट इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स देने वाला हूं कि ये फोर्थ पीरियड से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। ओके, दे लाई बिटवीन डैश एंड डैश ग्रुप। तो बच्चा थर्ड से लेके 12th ग्रुप तक, थर्ड से लेके 12th ग्रुप, प्लीज थर्ड से 12th। ओके, फिर बात आती है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डैश इन नेचर, दे आर मेटालिक इन नेचर। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर मेटालिक। एंड माय डियर फ्रेंड, दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर माय डियर फ्रेंड known as transition elements. Why they are known as transition elements? Exactly, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल्स जाने में हेल्प करते हैं, ट्रांजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज, आर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन इन नेचर? दैट्स द क्वेश्चन। तो अगर क्लासिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो माना गया था कि हां, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन इन नेचर। बट मॉडर्न केमिस्ट्री की जब मैं बात करूंगा तो उसमें 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉन ट्रांजिशनल है। 3 सच एलिमेंट्स आउट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, दे आर नॉन ट्रांजिशनल। समय आने पे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। बट हां,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं उसको हमें पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा. सो दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माय डियर फ्रेंड, डायरेक्टली इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ वो जोड़ लेगा, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ वो जोड़ लेगा. सो मेक श्योर कि आप पहले इंट्रोडक्शन को अपने दिमाग में अच्छे से डालें. पुट दिस इंट्रोडक्शन इनटू योर हेड. सो while you are getting introduced to these block elements, what you need to understand, what is the basic thing. सबसे पहली चीज किसी भी एलिमेंट के बारे में क्या जानना जरूरी है. तो माय डियर फ्रेंड, मेरे को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना इतना पसंद नहीं था, बहुत खराब हालत थी मेरी इनऑर्गेनिक में. बट द मैटर ऑफ द फैक्ट कि 7 साल मेरी जिंदगी के इन एलिमेंट्स के साथ गुजरे हैं, बिकॉज आई एम अ मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस इंजीनियर. तो मेरा इन एलिमेंट्स के साथ बहुत पाला पड़ा है और 7 साल तक पड़ा है, बिकॉज 4 साल बैचलर्स और 3 साल मास्टर्स. थर्ड ईयर ऑफ माई मास्टर्स जिसमें मैं स्पेशलाइज प्रोजेक्ट कर रहा था, वो प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन लिया था. वैसे 2 साल का मास्टर्स होता है, बट 1 साल मैंने एक्सटेंशन लिया, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स का एक्सटेंशन लिया, बिकॉज प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा था. तो माय डियर फ्रेंड, उस दौरान मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने मेरे को ये चीज बताई थी कि अगर तुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर क्या पकड़ लगानी है ना, तो सबसे पहली चीज तू क्लियर कर इन एलिमेंट्स का क्या मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स को समझो पहले प्लीज, यहां पर देखना. एलिमेंट्स में सबसे पहली जो यहां पर आपकी सीरीज आती है वो आती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक. बोलो हाँ कि ना. ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी सीरीज पे चलेगा. तो ये सीरीज को तो मैं पूरा यहां पर लिखूंगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, बोलो बोलो, मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. I could see that most of you do not remember these elements in series. I would suggest that before you come for your next class, make sure कि आप इन elements को at least याद रख लो. Okay? अब क्या ये एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है? 21 से लेके ये कहां तक जाता है मेरे दोस्त? 30. एंड इन द फ्लो 22, ये 23, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. अब जब मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो आई होप मोस्ट ऑफ यू आर प्रीटी मच क्लियर विद द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. हमने आपको ये ट्रिक दिया था, एस एस, पीएस पीएस, याद आया? डीपीएस डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल. वाह बढ़िया. सो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल. माय डियर फ्रेंड, एस स्टार्ट होता है 1 से 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. एंड ये स्टार्ट होता है 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये 3 से स्टार्ट होता है और ये 4 से स्टार्ट होता है. एंड यू विल गेट दिस इन द एनर्जी ऑर्डर माय डियर फ्रेंड. अब क्वेश्चन है कि आपको एटॉमिक नंबर याद है कि नहीं. कि मानो मैंने 26 का भरने के लिए बोला, तो क्या आप यहां से 2, 2, 6, 2, 6, 2 और 6 ऐसे भरोगे कि नहीं भरोगे? अब बच्चा बोलता है सर आपको इतना फटाफट फटाफट कैसे पता है? उसी का ट्रिक दे रहा हूं. देखो 1s2 पे क्या मेरे को पता है हीलियम हो जाता है. 2s2 2p6 क्या मुझे पता है ये नियॉन हो जाता है. एंड आई नो द एटॉमिक नंबर. ये एटॉमिक नंबर 2 है, ये एटॉमिक नंबर 10 है. तो 10 हो गया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए. क्या 3s2 3p6 मेरा आर्गन हो जाता है, विच इज एटॉमिक नंबर 18. तो माय डियर फ्रेंड, मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को ऐसे दिमाग में रखा हुआ है कि आर्गन तक तो मुझे भरना ही है ना, क्योंकि 21 तक पहुंचना है. तो भैया आर्गन तो पहले भरना पड़ेगा. तो भैया यहां पर इस सीरीज में आपका आर्गन तो कॉमन चलेगा ही चलेगा. बोलो हाँ कि ना. अब देखो, अब ध्यान दो. आर्गन के बाद आर्गन 3p6 पे खत्म. 3p के बाद 4s भरता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 20 हो गया. मतलब 4s भी कॉमन चलेगा सब में. अरे बोल 4s2
क्योंकि 18 प्लस 2 20, क्योंकि 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी होगा, मेरे ध्यान से देखना बच्चा, जो भी होगा वो 3D में ही हो रहा होगा, यस और नो। तो यहां पर आएगा 3D1, 3D2, 3D3। यहां से बच के रहना, यहां पर एक गड़बड़, 4S1 3D5 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये 4S2 ही रहेगा, 3D5 आ जाएगा, वो कॉमन रखा मैंने वहां। फिर ये हो जाएगा 3D6, 3D7, 3D8। यहां पर 4S1, 3D10 और यहां पर 3D10 ही रहेगा। सो 4S2, आर्गन 4S2 कॉमन। दो जगह पे यहां पर डिस्क्रिपेंसी माय डियर फ्रेंड, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड डी सबशेल एंड फुली फिल्ड डी सबशेल। बोलो हाँ कि ना। कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से समझना, कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अब ध्यान से समझना इस चीज को, जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगी ना, आपको यह पता चलेगा कि अच्छा, आर्गन तो कभी रिएक्ट करने ही नहीं वाला। जो भी रिएक्शन आएगा वो तो 4S और 3D में से ही आएगा। अब बच्चा बोलता है सर एक मिनट गलत लिखा, 4S पहले आएगा फिर 3D आएगा। आपकी पॉइंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैंने उसको बाहर इसलिए लिखा क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है मेरे बच्चे? हाईएस्ट। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट, तो दिस डिनोट्स कि ये आपका एटम का क्या है? वैलेंस शेल है। तो जब भी इन एटम के आयंस बनेंगे, ध्यान से सुनना, जब भी इन एटम के क्या बनेंगे? आयंस, तो हमेशा 4S में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना कि 3D में से। ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। मैं बोलता हूं आयरन 26 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब ये तो आपने सही लिखा, 4S2 3D6, बहुत बढ़िया, योर लॉजिक वॉज एकदम परफेक्ट। लेकिन आप गड़बड़ कहां कर जाओगे? जैसे मैं बोलूंगा Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो आप बोलोगे आर्गन 3D में से 2 निकाल दो सर, 4S2 3D4। गड़बड़ हो गया। Fe+2 मतलब यहां से निकलेंगे पहले 2, यस और नो? हाँ, तो आपका आंसर यहां पर आएगा आर्गन 3D6। ये इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रस्ट मी, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने ढंग से कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूं कि डीएनएफ ब्लॉक के क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे मक्खन कि अबे हाँ, इतना लल्लू क्वेश्चन, भाई यार ये तो हमें आता है, ऐसा होना शुरू हो जाएगा इस चैप्टर में। इंस्टेड ऑफ हाय इस चैप्टर को छोड़ दो, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से करो। अब जरा देखो, ऑब्जर्व करो, प्लीज ऑब्जर्व दिस। अच्छा, ये तो आपको लिखना ही है, हाईएस्ट, एंड दिस इज योर वैलेंस शेल, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसीलिए ये आपका वैलेंस शेल होगा। अब ऑब्जर्व करो, प्लीज ऑब्जर्व करो, ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पर ध्यान से समझो, क्या इस पूरी सीरीज में 3D ऑर्बिटल भर रहा है? बोलो हाँ कि ना, 3D सबशेल भर रहा है। इसीलिए इस सीरीज को 3D सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सीरीज के नाम से जाना जाता है? 3D सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो बच्चा बोलता है अच्छा, तो सर इसके नीचे वाली जो सीरीज होगी, जो यूट्रियम से स्टार्ट होती है, वाई से, यूट्रियम से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स एट यहां पर कैडमियम, यूट्रियम से स्टार्ट होके कैडमियम। आपको वो सीरीज याद नहीं रखनी है, चिल मारो यार, नहीं याद रखना है वो सीरीज, नहीं आते हैं उसमें से क्वेश्चंस, बट फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट वो याद होना चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर, विद देयर एटॉमिक नंबर। ये लिख लिया बच्चा आपने? तो यहां पर आपका जो नेक्स्ट सीरीज है मेरे प्यारे दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं 4D सीरीज। अब ध्यान से ऑब्जर्व, जब मैं बोल रहा हूं 4D सीरीज, तो 4D सीरीज में एलिमेंट कहां से कहां जा रहा है? तो एलिमेंट जा रहा है यूट्रियम। अब भैया मैं यहां पर ना आपको एटॉमिक नंबर नहीं दे रहा हूं, वो आप खुद गेस करो।
एटॉमिक नंबर क्या आएगा, और वो गैस मत करो, लॉजिक समझो। क्या इस एलिमेंट से पहले 18 एलिमेंट्स ऐड हुए हैं? तो 21 में 18 ऐड करोगे ना तो आपको इसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 39। आला, मेरी बात समझ में आ रही है? ये यूट्रियम से कहां तक जाते हैं ये सीरीज? दिस गोज अप टू व्हाट? कैडमियम। कैडमियम का एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे? इस 30 के अंदर 18 ऐड करोगे, 30 के अंदर 18 ऐड करोगे तो आपको मेरे दोस्त 48 मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अब ऑब्जर्व, जब 3D सीरीज भर रहा था तो उसमें D3 वाला भर रहा था, लेकिन S कौन सा भर रहा था? 4 वाला। S कौन सा भर रहा था? 4। ऐसे ही यहां पर सोचो, यहां पर सोचो, अगर मैं 4D सीरीज की बात कर रहा हूं, मतलब आर्गन के नेक्स्ट, आर्गन के नेक्स्ट मतलब यहां पर कौन सा? क्रिप्टॉन। नीना और करीना, क्रिप्टॉन आएगा मेरे दोस्त 18 के बाद 36, 18 के बाद 36। और क्या बाबा, क्या कॉमन चलेगा? 5s कॉमन चलेगा। 4D है ना, 5s कॉमन चलेगा। 5s 1 to 2 होगा और 4D 1 to 10। अच्छा, 1 to 2 क्यों लिखा? अबे क्योंकि प्रॉब्लम है ना, क्रोमियम के नीचे वाले एलिमेंट में प्रॉब्लम आएगा, कॉपर के नीचे वाले एलिमेंट में प्रॉब्लम आएगा। इनफैक्ट इस पीरियड के अंदर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो सारी प्रॉब्लम्स अपने को नहीं करनी है बिकॉज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओ, बहुत बार प्रॉब्लम हो गया। लेकिन क्या ये कहानी समझ में आ रही है? 5s 4D भरता है इन 4D सीरीज। ऐसे ही सोचो, मैंने आपको बोला कि भैया 5D सीरीज, 5D सीरीज, तो 5D सीरीज में है नीना और करीना का एक्सरे। एक्सरे मतलब यहां पर जेनॉन आएगा। बोलो हाँ ना? 5D सीरीज जेनॉन, इसमें 18 ऐड करो, 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 54। अरे आएगा ना? अब देखो 5D सीरीज कहां से कहां जाती है वो तो बताता हूं, उसमें भी टिप है, ध्यान देना। लेकिन क्या अपने को दिख रहा है यहां पर 6s कॉमन चलेगा? 6s 1 to 2 जाएगा और 5D 1 to 10। अब ये सीरीज के अंदर मेरे प्यारे दोस्त यहां से समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी सी चीज। ये सीरीज में पहले लैंथेनम आएगा। द फर्स्ट एलिमेंट इज लैंथेनम। इसमें 18 ऐड करो, इसमें 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 57। 18 ऐड हुआ, फिर उसके बाद और 18 ऐड हुआ, 57 हो जाएगा। छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ध्यान यहां पर। इस 57 के बाद हॉफनियम आ जाता है विच इज 72। 57 के बाद तो 58 आना चाहिए था। सर ये 72 कहां से आ गया? यहां पर 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के हैं। 14 एलिमेंट्स के अंदर एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरता है। तो 58 से लेके 71 तक ऐसे बॉक्स में डालना है, जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे। लैंथेनम, फिर 58 से 7, फिर हॉफनियम से लेके मेरे प्यारे दोस्त मर्क्यूरी तक। अब गलती नहीं करना, अब गलती नहीं करना। मैक्सिमम बच्चे 48 में 18 ऐड कर देंगे ना भैया। 18 के अंदर और 14 ऐड हुए, 32 ऐड करना है 48 में, तो इसका एटॉमिक नंबर 80 आ जाएगा मेरे दोस्त। 80 आ जाएगा। ऐसे ही मेरा प्यारा बच्चा जो एकदम स्मार्ट बच्चा है वो तुरंत मेरे को बताएगा, अच्छा तो सर 6D सीरीज अगर मैं बोलूं, 6D सीरीज 7 पीरियड्स होते हैं ना, तो 6D सीरीज में सर पहले तो रेड ऑन कॉमन चलेगा। रेड ऑन 7th पीरियड आएगा ना। अब बच्चा बोलते सर आपको पीरियड नंबर कैसे पता चल रहा है? अबे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हाईएस्ट होता है ना, वही तो उसका पीरियड नंबर होता है। 3D सीरीज में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था? 4। इसीलिए 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। आंसर दे दिया मैंने आपको, इसीलिए 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। अब इधर देखो, रेड ऑन, रेड ऑन में कितना ऐड करोगे? 32 ऐड करोगे, क्योंकि यहां 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट आए थे दोस्त, तो ये 86 हो जाएगा। फिर कहां से कहां एलिमेंट जाते हैं मेरे बच्चे? अच्छा पहले तो वो भर लो, 7s 1 to 2 भरेगा,
और कौन सा वाला डी भरेगा? 6D भरेगा 1 to 10। अब आप सोचो, अगर मैं 10-15 मिनट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही लगा रहा हूं, तो देयर इज गोइंग टू बी अ रीजन कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन आती होगी तो आप बना लोगे, अदरवाइज कुछ भी कर लो नहीं बना पाओगे, कुछ भी कर लो नहीं बना पाओगे। That's why this slide is important. That's why this slide has to be redone while you go home. Again, यहां पर एलिमेंट स्टार्ट होता है एक्टिनियम से। अगेन लैंथेनम के नीचे एक्टिनियम, 32 ऐड करो, 32 ऐड करो तो क्या यहां पर 89 आ जाएगा। अब 89 के बाद ना, 89 के बाद अगेन 14 एलिमेंट से मेरे दोस्त यहां पर 90 से लेके 90 से लेके 102 तक होगा, 14 ऐड करेंगे 103 तक, सो 90 से लेके 103 तक होगा। और फिर यहां पर बच्चा हॉफनियम के नीचे आरएफ, रुदरफोर्डियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रुदरफोर्डियम। कहां से? 104 से स्टार्ट होके लास्ट जाएगा सीएन। सीएन होता है कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम। यहां पर एटॉमिक नंबर आएगा 112। अच्छे से लिखो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब को जब आप नोट कर रहे हो तो एक चीज प्लीज, एक चीज नोटिस करो यहां पर, एवरीवन ऑन द बोर्ड एक चीज नोटिस करो प्लीज, एक चीज नोटिस करो यहां पर। डू यू सी इन ऑल द सीरीज दैट वी हैव रिटन, नोबल गैस इज द कॉमन फैक्टर? बोलो हाँ कि ना। nth शेल का s इज द कॉमन फैक्टर? बोलो हाँ कि ना। और n-1d इज द कॉमन फैक्टर इन ऑल। देखो, जब आपका 4s भर रहा था तब 3d भरा, जब आपका 5s, nth शेल का s, कहानी समझ में आ रही है? s1 to 2 गया, s1 to 2 गया और d 1 to 10 गया। जनरल फॉर्मूला, दैट्स योर जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of D block. So with this, my dear friend, please इस स्लाइड को अच्छे से नोट डाउन करो। पहली सीरीज बढ़िया से याद होनी चाहिए, बाकी की सीरीज में स्टार्टिंग और लास्ट एलिमेंट ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट दिस डाउन। ओके, सो you might have written this. अच्छा, these elements over here, they are known as lanthanoids. इनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। और ये वाले जो हैं इनको एक्टेनॉइड्स। ऐसा करके प्लीज लिख लीजिएगा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। फॉर नाउ ये एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे हम वापस से, बट अभी के लिए क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर लिखा है तो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। अब देखो, मैंने ये रब किया, ध्यान से सुनना, मैंने ये जैसे यहां से रब किया और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने बोला कि मुझे बताओ 6D सीरीज में कौन सा s ऑर्बिटल बढ़ता है? A B C D, 3s, 4s, 5s, 6s, none of the above. परफेक्ट। 7s बढ़ता है, क्योंकि सर अगर आपने 6D बोला है ना तो मतलब n-1 इक्वल्स टू 6 है, तो n की वैल्यू 7 होगी सर, क्योंकि n-1 और nth शेल का s बढ़ता है। बोलो हाँ कि ना। बस इस तरीके के क्वेश्चन लाते हैं। अब देखो, मैंने बोला ट्रिक क्वेश्चन, मैंने आपको बोला 3D सीरीज लाई इन डैश ग्रुप, ऐसा करके बोल दिया, A 3 B 4 C 5 D 6। 4 की 3D सीरीज है 4। हाँ, तो मैं वही तो सॉरी, डैश पीरियड, आई एम सो सॉरी। हाँ, सो डैश पीरियड कौन सा होगा? यहां पर मैक्सिमम बच्चे ये 3 देख के एक्साइट, यस 3, ये मर गए क्योंकि n-1d एंड nth शेल, n से पता चलता है पीरियड नंबर, n-1 से नहीं।
तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को बढ़िया से अच्छे से अपने दिमाग में डालें। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। एंड दीज आर द एलिमेंट्स बेसिकली। मॉडर्न केमिस्ट्री अपने को बताता है, मॉडर्न केमिस्ट्री अपने को बताता है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन। तो क्वेश्चन आया कि फिर कैसे ट्रांजिशन पहचाने? तो उन्होंने बोला देखो, कोई भी एलिमेंट जो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल रखता हो, ध्यान से सुनना, ये 2 मार्क डेफिनेशन है सीधा आपके आने वाले एग्जाम में। डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विच हैव partially filled d subshell in their free state or ground state and their stable oxidation state। अगर किसी भी एक कंडीशन में उनके पास partially filled d subshell है तो वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है मेरे दोस्त। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जब हम डी ब्लॉक को देखते हैं तो सिर्फ ये ही 3 एलिमेंट्स हैं मेरे दोस्त जो ट्रांजिशन नहीं कहलाए जाते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी, सिर्फ 3 ही। कौन कौन? जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। क्योंकि इनके वैलेंस शेल को अगर आप देखोगे तो जिंक के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं 3d10 4s2 होता है, बोलो हाँ ना, फुली फिल्ड डी, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिखता है। +2 देखोगे तो उसमें भी 3d10 ही आएगा और उसके बाद वो रिएक्ट करना बंद कर देता है। सो देयरफॉर पार्शियली फिल्ड नहीं होता है, नाइदर इन इट्स ग्राउंड स्टेट नाइदर इन इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हेंस जिंक इज नॉन ट्रांजिशन, कैडमियम इज नॉन ट्रांजिशन, मर्क्यूरी इज नॉन ट्रांजिशन। वो पूरा ग्रुप नॉन ट्रांजिशन हो गया, उसके अलावा बाकी सब ट्रांजिशन है मेरे दोस्त, बाकी सब के सब ट्रांजिशन है। सो दिस तो यू हैव रिटन, नीचे आप हेडिंग डालोगे ट्रांजिशन एलिमेंट and then you will write down this definition and then you will write down this exception that zinc, cadmium and mercury, these are the 3 elements which are non transition। और इस चीज का यूज मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। आप वो क्वेश्चन 100% गलत आंसर दोगे मेरे को जब वो क्वेश्चन आएगा। इस वर्ड का यूज वो करेगा, ट्रांजिशन वर्ड का। कहां करेगा वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछूंगा और इतना सटली पूछूंगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ इसका आंसर यही होगा, बट एक्चुअली में आंसर कुछ और होगा। दैट यू हैव टू कैच। सो लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली व्हाइल यू आर अटेंडिंग दिस, बिकॉज की वर्ड्स in this are going to be very, very, very important. My dear friend, please note this down. अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया है तो अब आप जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो आपने स्लाइड बनाया था, पेज बनाया था, 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, 3D सीरीज, जरा जाके देखो कि किस एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसा आएगा। जरा जाके देखो कि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अल्टीमेट और पेनल्टीमेट शेल बना के मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? क्रोमियम के पास। बहुत बढ़िया। डी में 5 अनपेड। अब यार इतना तो आपको ध्यान आना चाहिए कि डी के जो 5 हम लोग भरते हैं वो 1 2 3 4 और 5 ऐसे भरते हैं। Do we fill like this? No, we fill it like that ना, ऐसे भरते हैं। और फिर S में भी एक अनपेड बचा हुआ है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? अब अगर 6 अनपेड हैं तो मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन। अब मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? है देखो, ये ग्राफ है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। दीज आर कलर्स ऑफ एनसीईआरटी ओनली, मैंने कोई छेड़खानी नहीं की इसमें। मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर आप नोटिस करो मेरे दोस्त, क्रोमियम में हाईएस्ट है, बोलो हाँ कि ना। बट यहां पर एक कैच ये कि सर
ये तो चलो समझ में आया, यहां से अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, हाईएस्ट यहां पर आया। सर यहां पर ये ड्रॉप क्यों हो गया, मेल्टिंग पॉइंट में ड्रॉप क्यों आया, वाई देर इज अ ड्रॉप? तो आप ये देखो, मैंगनीज, क्या ये D5S2 होता है मेरे दोस्त? क्या ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड हुआ? दिस इज अ वेरी वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका जो मैंगनीज का न्यूक्लियस है ना, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज होने नहीं देता। वो कहता है यार मैं ऑलरेडी बहुत स्टेबल स्टेट में हूं। सो ड्यू टू स्टेबल half filled D and fully filled S subshell configuration, manganese has low delocalization in its crystal lattice। देखो मैं दिखने में बहुत स्मार्ट हूं, बट मुझे देखते मत रहो, लिखो। Why there is a decrease in the melting point? Decrease in the melting point on moving from chromium to manganese. It is due to stable half filled D and fully filled S configuration in manganese, which leads to low delocalization in its crystal lattice, therefore low metallic bond, and hence the melting point decreases. लीस्ट नहीं है, इसके नीचे भी जिंक आता है यहां पर समवेयर अराउंड 419 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 419 डिग्री सेल्सियस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? परफेक्ट है ये चीज। सो 419 डिग्री के अराउंड जिंक, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इन 3D सीरीज। व्हाई? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना उसके पास, 3D10 4s2 सब कुछ फुली फिल्ड, तो डीलोकलाइजेशन मिनिमम होगा, मेटालिक बॉन्ड मिनिमम होगा, 419 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है जिंक। सो लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर देखो, ये क्रोमियम वाला फैक्ट पूछा गया है बहुत बार। Which of the following has highest melting point in the 3D series? Chromium, obviously, because of maximum unpaired electrons. But यहां पर हैशटैग ध्यान से सुनना, क्रोमियम से मैंगनीज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है, ये आज तक मैंने पेपर्स में देखा नहीं है। तो ये बन जाता है आपका हैशटैग ओ, ऑड वन आउट क्वेश्चन, कि आज तक पूछा नहीं गया है, आपके इस साल के एग्जाम में आ गया तो भैया मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं, हमने क्लास में कवर अप कर लिया है। व्हाट इज द रीजन? इज दिस परफेक्टली ओके? फिर एज यू गो डाउन द ग्रुप, देखो ये डाउन जा रहे हैं, एक्चुअली उसने नीचे से ऊपर ग्राफ बनाया है क्योंकि इनका लोएस्ट है मेल्टिंग पॉइंट। एज यू गो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। व्हाई? एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। जितना एटम बड़ा होता जाएगा मेटालिक फोर्स बढ़ता चला जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होते जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई। देखो क्रोमियम का हाईएस्ट है तो ऑब्वियसली क्रोमियम के नीचे वाला ही हाईएस्ट होगा, ऑब्वियसली उसके नीचे वाला हाईएस्ट, इसलिए डी ब्लॉक का हाईएस्ट। टंगस्टन कितना? ऑलमोस्ट 3400 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस। एंड इफ यू ऑब्जर्व हर पीरियड के अंदर इस एलिमेंट के बाद डिक्रीज ही हुआ है। देखो दैट्स एन ऑफसेट। ये आज तक किसी पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ लें तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको ये 3D सीरीज वाले पार्ट का ऑफसेट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताता हूं आजकल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीधा सीधा ग्राफ पूछ लिया जाता है और ग्राफ पूछ के उसमें से फिर वो 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चंस बना देगा।
from the graph. Answer the following questions. So इस तरह के क्वेश्चंस आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में से आएंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज. ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या? किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेट तक ले जाने के लिए मैक्सिमम एनर्जी किस में लगती है? तो माय डियर फ्रेंड, वो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम बच्चे उसके अंदर क्रोमियम लिख के आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि सर मेल्टिंग पॉइंट हायर है तो गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए भी हाईएस्ट लगेगा. गलत. यहां पर आप प्लीज ये फैक्ट्स नोट डाउन करो. वेनेडियम हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. 3D सीरीज में वेनेडियम हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्योंकि भैया इनका बॉइलिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई इन केस ऑफ वेनेडियम. इट इज बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ वेनेडियम. उसकी बात हमें अभी यहां नहीं करनी है. ये कुछ फैक्ट्स हैं. JEE 2025 एंड 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन 3D सीरीज ABCD. उसमें पहला ऑप्शन क्रोमियम बच्चे टिक करके आए बिकॉज उनके दिमाग में मेल्टिंग था. लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, वेनेडियम हैज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. प्लीज नोट दिस डाउन. Very, very important physical properties of D block. My dear friend, the first section of D block is over here. So the next part is atomic properties. Heading डालेंगे atomic properties. उसमें पहला heading atomic radii. पहला heading atomic radii. ऐसे ही हम लोग ionization energy पढ़ेंगे. ऐसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज की हेडिंग में. सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, आयोनाइजेशन, एटॉमिक रेडियई, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो ऐसे हम 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करेंगे इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज. एंड देन वी विल मूव टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तक खत्म कर लेंगे. आज की क्लास मोस्ट प्रोबेबली आयनाइजेशन एनर्जी तक कंप्लीट होगा क्योंकि थोड़ा डिटेलिंग है वहां तक और थोड़े टुचुक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड एटॉमिक रेडियई. पहले तो मुझे यह जानना है कि एटॉमिक रेडियई होता क्या है. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, दैट्स एटॉमिक रेडियई. बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाँ, इसको मेजर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि भैया हमारे को पता ही नहीं है कि वैलेंस शेल का बाउंड्री कहां तक है. तो हम है ना 2 एटम्स के बीच का रिलेटिव रेडियस ढूंढते हैं. वो क्लास 11th में हमने पढ़ा है. मेटालिक रेडियई, कोवेलेंट रेडियई, वैन डर वाल रेडियई, वो हमने पढ़ा है. अरे है कि नहीं? अपने को उसमें नहीं जाना है. बट यस, यू नो द जिस्ट ऑफ व्हाट इज एटॉमिक रेडियई. डू यू नो कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बोलो हाँ कि ना. अरे बोलो हाँ कि ना. और जब ये इसको खींच रहा है तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे दोस्त, वो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्या बोलते हैं? एंड जो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है ना, इसको हम लोग शील्डिंग बोलते हैं. क्लास 11th की कहानी है, पढ़ी हुई है. वर्ड बोलते ही थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा. द नेट न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. The force of repulsion experienced by the valence shell from the inner valence shell is known as shielding. अब ये जो shielding होता है ना, S वाले का सबसे तगड़ा होता है, फिर P, फिर D और फिर F. F वाले poorest shielders होते हैं. D poor shielder, this is strong and this is strongest. क्यों? ऐसा क्वेश्चन है आपका. समझा देता हूं, बट 11th में पढ़ा है हमने. स्फेरिकल शेप, डिफ्यूज्ड शेप,
डबल डंबल, ट्रिपल डंबल, याद आया? हाँ, सो मोर डिफ्यूजन, लोअर इज द शील्डिंग। आ गया याद? अब अगर ये याद नहीं भी आया तो टेंशन मत लो, ये इतना डिटेल में नहीं है, बट ये दो टर्म्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, बिकॉज दीज टू टर्म्स मेक अप एटॉमिक रेडियस। आहा, अब जरा मजा देखो, अब जरा मजा देखो, यहां पर देखो मेरे प्यारे दोस्त। तो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इन जनरल एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, बिकॉज जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। यस और नो? टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? इंक्रीज, बिकॉज जेड इफेक्टिव घट रहा है और आपका जो वैलेंस शेल है वो बढ़ रहा है ना। पहले वाले में 4s था वैलेंस शेल, दूसरे वाले में 5s, तीसरे वाले में 6s। बट डी ब्लॉक बीइंग डी ब्लॉक, अतरंगी एलिमेंट्स, इनका खाली ट्रेंड देखो पहले, जस्ट ऑब्जर्व द ट्रेंड। ट्रेंड में देखो, स्कैंडियम से शुरू हुआ, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होना चाहिए था, बोले हाँ ना, बहुत बढ़िया डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो गया। फिर यहां पर कहीं पे जाके कॉन्स्टेंसी आ गई, दिख रहा है? नियरली कांस्टेंट हो गए ये सारे। और फिर उसके बाद ये वाले लास्ट के दो देखो, वापस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और ये सिर्फ 3D सीरीज में नहीं, 4D में भी ऐसा ही है, 5D में भी ऐसा ही है। दिख रहा है बच्चा? स्कैंडियम के नीचे यूट्रियम होता है ना, दिस इज 3D, दिस इज 4D एंड दिस इज 5D। लाल वाली जो लाइन है वो 5D की है। दूसरा, टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज। 3D से 4D जाने पे इंक्रीज हो रहा है, बट 4D से 5D में देखो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, ऑलमोस्ट सेम हो गए रेडियाई। अब ये दो ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, और फेवरेट टॉप टू बॉटम है उसका। लेफ्ट टू राइट में इतना फेवरेटिज्म नहीं है उसका क्वेश्चन पूछे जाने का, बट टॉप टू बॉटम में देयर इज अ पर्टिकुलर की वर्ड, और उस की वर्ड पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है, तो उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे। बट पहले लेफ्ट टू राइट कंप्लीट करेंगे हम लोग। लेफ्ट टू राइट, ये मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई, ठीक है? हेडिंग डाला एटॉमिक रेडियाई, लेफ्ट टू राइट ट्रेंड, फर्स्ट 5 elements, first 5 elements, that is scandium to manganese, scandium to manganese. Please note this down. Yes, so the first 5 elements, scandium to manganese, due to unpaired electrons in D, पहले 5 एलिमेंट में D1, D2, D3, D4, D5 अनपेड रहता है ना, सो ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन D, shielding is poor, therefore Z effective is much larger than shielding, and hence your atomic radii is decreasing. For the first 5 elements, atomic radii स्कैंडियम टू मैंगनीज डिक्रीजेस, ऐसा करके ऐसे सर्कल बना लो, देखो बाजू में। उसका कारण, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी, शील्डिंग इज पुअर, देयरफॉर जेड इफेक्टिव इज लार्जर देन शील्डिंग, एंड हेंस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 elements, that is iron to nickel, iron to nickel, फीकोनी, आयरन टू निकल, यहां पर एटॉमिक रेडियाई बिकम्स कांस्टेंट ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी, शील्डिंग increases, therefore Z effective becomes nearly equal to shielding. तो पहले 3 नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स में Z इफेक्टिव और शील्डिंग नियरली इक्वल हो जाता है। अच्छा, Z इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, Z इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है,
बट पहले 5 एलिमेंट्स में शील्डिंग इतना स्ट्रांगली नहीं बढ़ रहा था, बट जैसे डी का पेयरिंग हुआ शील्डिंग सडनली बहुत बढ़ गया। तो जेड इफेक्टिव जिस क्वांटिटी से बढ़ा उसके रिस्पेक्ट में शील्डिंग ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा, तो वो नियरली इक्वल हो गई वैल्यूज। राइट है। फिर लास्ट टू एलिमेंट्स में कॉपर टू जिंक, यहां पर लिखोगे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, atomic radii increases due to fully filled d सबशेल, दोनों में fully filled d सबशेल होता है ना, shielding increases largely, therefore Z effective becomes smaller than shielding, my dear friend, and hence the atomic radii slightly expands, क्योंकि शील्डिंग तगड़ा हो गया तो वो एक्सपैंड हो गया और आपका एटॉमिक रेडियाई बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये हर एक पीरियड में ऐसा है, देखो इट गोज कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस। सो तीनों पीरियड्स के लिए आंसर सेम आएगा, बट आपका क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा 3D सीरीज पे ही होगा, ऑलवेज। इज दैट ओके? क्लियर है? फिर बात करेंगे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम माय डियर फ्रेंड, टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम में नोटिस करिए, अगेन मैं यहां पर आपके लिए वो टेबल लेके आया हूं फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। क्या ये आपका 3D सीरीज था? क्या ये आपका 4D सीरीज था? और क्या ये आपका 5D सीरीज था? अब जरा ऑब्जर्व करो, यहां से यहां आने में आपका एटॉमिक रेडियस रेगुलरली इंक्रीज हो रहा था ग्राफ में, बट यहां से यहां आने में आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? कांस्टेंट। अब इसका कारण पता है कहां छुपा हुआ है? इसका कारण छुपा हुआ है ये 14 एलिमेंट्स जो यहां भरते हैं। सो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 3D to 4D, on moving from 3D to 4D, atomic radii increases regularly. On moving from 3D to 4D, atomic radii increases regularly. But on moving from 4D to 5D, atomic radii becomes nearly constant. It is due to filling of F subshell electrons which are poorest shielders. Hence Z effective largely increases, leading to contraction in atomic radii, leading to contraction in atomic radii. The phenomena is known as lanthanoid contraction. The phenomena is known as lanthanoid contraction. सीधा 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर आपको यहां से शुरू करना है। ड्यू टू फिलिंग ऑफ F subshell electrons which are poorest shielders, Z effective largely increases, leading to the contraction in atomic radii. This phenomena is known as lanthanoid contraction, and it is due to this phenomena कि आपका 4D से 5D जाने पे आपका एटॉमिक रेडियस, आपका नहीं सॉरी एटम्स का एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
प्लीज नोट दिस डाउन, अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. So let's talk about the next atomic property, and that is nothing but ionization energy. Please put down the heading ionization energy. Ionization energy. अच्छा, अब जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो पहले तो मुझे यह जानना है कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है. Remove an electron. Energy required to remove an electron from the valence shell of isolated gaseous atom. Of isolated gaseous. Again, definition class 11th में पढ़ी हुई है. Nobody is going to ask you this. But what are the factors on which ionization energy depends? What are the factors? Very good. So ionization energy एटॉमिक रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे दोस्त. जितना एटॉमिक रेडियाई छोटा मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है उसका, और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा. अच्छा, दूसरा, इट इज आई वुड नॉट से प्रोपोर्शनल बट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. जहां जहां पे भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी या फुली फील्ड स्टेबिलिटी आएगा वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ ना कुछ पंगा पड़ेगा और पड़ेगा ही. बोलो हाँ कि ना. हाँ, बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. परफेक्ट है ना. तो देखो, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं एक ऐसी दुनिया में जो दुनिया आपने आज तक कभी देखी नहीं है. आज तक आपने ये दुनिया कभी देखी नहीं है. मैं आपको उस दुनिया में लेके चल रहा हूं मेरे दोस्त. ये दुनिया बहुत मजेदार है, बट ये मजेदार दुनिया जो है वो आपको देखनी पड़ेगी. प्लीज गेट रेडी, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड ये मैं आपको लेके आया हूं उस दुनिया में जो आपने कभी खोली नहीं है. इसको मेरे प्यारे दोस्तों एनसीईआरटी बुक बोलते हैं. उस एनसीईआरटी बुक के अंदर ना आयोनाइजेशन एनर्जी का ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. उसको जब आप पढ़ने जाओगे ना तो कहानी में ना बहुत मजा आएगा. लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, डोंट ट्राई दिस स्टंट एट होम. ट्राई दिस स्टंट इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेंटर सो दैट वो आपको साथ साथ में समझा दे. तो मैंने एक मौका लिया, मैंने बोला यार आयनाइजेशन एनर्जी को ऐसे क्यों पढ़े, क्यों ना हम एनसीईआरटी में जाके बच्चों को थोड़ा सा मैजिकली डराएं. जैसे कि ये रहा. अब आपको फोकस किस पे करना है, ध्यान से देखो. आपको फोकस करना है जो हाईलाइटेड पोर्शन है. ध्यान देना प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू सी दिस, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने टेक्स्ट बुक को बाजू में खोल लें. पेज नंबर 94 तो नहीं होगा, बट ऐसा एक टेबल होगा उसके अंदर. अब यू सी दिस, यहां पर डू यू सी आयनाइजेशन एनर्जी 1. व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी 1? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाता है तो डू यू एग्री कि आपका M प्लस आयन बन जाएगा. बोलो हाँ कि ना. एक चार्ज आ जाएगा ना. फिर देखो आयनाइजेशन एनर्जी 2, जैसे ये रिमूव होगा तो इसके ऊपर M2 प्लस आ जाएगा. आर यू देयर विद मी और नॉट? और दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 3. इसके बाद आपका M3 प्लस बनेगा. अब ऑब्जर्व करना, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है यहां पर. बस उतनी ही चीज को नोट डाउन करो, मजा आएगा. आयनाइजेशन एनर्जी 1, डू यू सी लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज, बिकॉज एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है. ऐसा जनरल ट्रेंड है. बट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का प्रॉब्लम, एटॉमिक रेडियाई पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर कांस्टेंट हो रहा था, फिर बढ़ रहा था. तो कोई ट्रेंड ही नहीं है एटॉमिक रेडियाई का, इरेगुलर ट्रेंड. तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी देखो इरेगुलर ट्रेंड. 631 से ऑब्जर्व, 631 से 656, बोलो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, इंक्रीज, फिर क्या हो गया, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज,
इंक्रीज। तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी में देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड सीन, ऐसा एक लाइन लिखोगे आप सबसे पहले। आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऐसा हेडिंग डालोगे एंड यू विल राइट डाउन that ionization energy 1 is not seen to have a regular trend in 3D series, is not seen to have regular trend in 3D series. It is because of irregular trend, is because of irregular trend in their atomic radii. It is because of irregular trend in their atomic radii and relative energy difference between 4s and 3d orbitals, and relative energy difference between 4s and 3d orbitals. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता नहीं है, बट द मोमेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, जब वो M प्लस आयन बन गया, तो सेकंड और थर्ड में आपको रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऑब्जर्व, पहले ऑब्जर्व करो रेगुलर ट्रेंड इन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसको जरा सा जूम कर लें तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी और अच्छे से दिखेगा। अब देखो क्या आपको दिख रहा है? यहां से यहां इंक्रीज, यहां से यहां इंक्रीज, देयर इज वन ऑफसेट ओवर हियर, ध्यान से देखना। फिर इंक्रीज, डिक्रीज। सिर्फ दो ही जगह पे ऐसा ऑफसेट है, और वो दो ऑफसेट अगर आप नोटिस करो तो कौन कौन से एलिमेंट पे है, और देखो उसका रीजन है अपने पास। एक आपको मैंगनीज पे दिख रहा है, देखो, और दूसरा आपको जिंक पे दिख रहा है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये इन लोगों के कॉन्फ़िगरेशंस बता रहे हैं। मुझे बताओ, क्या Mn प्लस इज D5S1? बोलो हां कि ना। एक इलेक्ट्रॉन एस में से निकलेगा ना, क्या ये तुरंत Mn+2 में जाना चाहता है ताकि ये D5 हाफ फील्ड पे पहुंच जाए? तो क्या ये सेकंड इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा? इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप हुआ, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप हुआ। सिमिलरली जिंक, क्या जिंक प्लस इज D10S1? क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके तुरंत जिंक +2 D10 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पे जाना चाहता है? बोलो हां कि ना। सो आयनाइजेशन एनर्जी 2 लिखो, there is a regular increase seen in ionization energy 2, जिसको आप है ना बड़ा बड़ा मत लिखो, आप ऐसे लिखो IE2, ऐसे। there is a regular increase seen in IE2 of 3D series elements, regular increase seen in IE2 of 3D series elements except Mn plus, and Zn plus. Line change, it is due to half filled stability of Mn+2, half filled d subshell stability of Mn+2
and fully filled d subshell stability of Zn plus 2, fully filled d subshell stability of Zn plus 2, which leads to decrease in ionization energy, which leads to decrease in IE2 of these elements. ऐसे ही अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप नोटिस करो मेरे प्यारे दोस्त, आप नोटिस करो IE3 देखो, अब IE3 उसमें भी रेगुलर इंक्रीज दिखेगा, देखो इंक्रीज 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 इंक्रीज, यहां पर डिक्रीज। कौन सा एलिमेंट है ये? अब नोटिस करो, नोटिस करो, क्या Fe प्लस 2, Fe क्या था? D6S2, Fe प्लस 2 मतलब ये D6 हो जाएगा। क्या ये तुरंत Fe प्लस 3 में जाना चाहेगा ताकि D5 हाफ फील्ड मिल जाए उसको? तो क्या ये थर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा? इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी 3 ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद देखो वापस इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज। सो जैसे हमने IE2 का पैराग्राफ बनाया, वैसे क्या आप IE3 का पैराग्राफ बना सकते हो? कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू? दैट्स योर होमवर्क फॉर द डे। IE3 का वो पैराग्राफ, देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज एक्सेप्ट एट Fe प्लस 2, फिर उसके बाद इट इज ड्यू टू half filled stability, half filled d subshell stability of Fe plus 3 that IE3 decreases at Fe. बोलो, कहानी समझ में आ रही है? क्या ये कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आर यू देयर विद मी? परफेक्ट है। अब जब आप ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ोगे, जो कि मुझे पता है कि बहुत रेयरली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लीज रीड योर एनसीईआरटी वंस, एक बार खाली पढ़ो। हाँ, कहीं पे अटक रहे हो, मैं जिंदा हूं, टेंशन बिल्कुल मत लो, जब तक जिंदा हूं तब तक आपको हेल्प करता रहूंगा, बट यू गो टू रीड दैट एनसीईआरटी। देयर इज वन लाइन विच यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, वो मैं आपको यहां समझा दूं, बाकी आपको समझ में आएगा। क्या? देखो, देयर आर 3 टर्म्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसको हम Z इफेक्टिव बोलते हैं, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग बोलते हैं, and then there is one more, exchange energy। अब ये एक्सचेंज एनर्जी किस चिड़िया का नाम है, इस चीज को समझो, बहुत सिंपल है, बट पहले अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंडिंग में मानो आपके पास ये एक डी ऑर्बिटल, डी सबशेल है। अच्छा, डी सबशेल में मैं लगे हाथ यहां पर बता देता हूं, क्या ये DXY, ये DYZ, DXZ, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है? बोलो हाँ ना। इनके शेप्स इज द सेकेंड होमवर्क फॉर टुडे। 11th में पढ़ चुके हम, इनके शेप्स आपको ड्रॉ करके लेके आने हैं इन द नेक्स्ट क्लास। किसी भी पेज पे हेडर वाला जो पोर्शन होता है ना, वहां पर आप बना के लेके आइएगा। स्टूडेंट जिसने ये नहीं बनाया होगा, अलाउड नहीं है मेरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। प्लीज मेक श्योर। कॉन्सिक्वेंसेस पहले बता दे रहा हूं। अब देखो यहां पर, ध्यान से देखो, ये एक लोन इलेक्ट्रॉन था यहां पर, ये एक लोन इलेक्ट्रॉन था। क्या ये लोन इलेक्ट्रॉन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? दैट्स द क्वेश्चन। तो इसका मैं एनालॉजी आपको देता हूं। मानो मैं पंजाबी हूं, मानो कि मैं पाजी हूं, ठीक है? मानो क्या मैं हूं, सॉरी, कि मानो नहीं, मैं हूं पाजी, मैं पंजाब से शिफ्ट हुआ, जस्ट अभी अभी मैं पंजाब से शिफ्ट हुआ, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। आई वाज इन डलहौजी फॉर 11 years ऑफ माय लाइफ। सो आई वाज इन हिमाचल स्टडिंग इन हॉस्टल। आई केम बैक ओवर हियर एंड आई डिड नॉट नो गुजराती, मेरे को गुजराती नहीं आती थी। तो जब मैं यहां शिफ्ट हुआ गुजरात में,
So Gujarati was very new to me. Now when I was alone, no friends, because कोई बना ही नहीं था. I had just come over here. मम्मी पापा यहीं पे थे शुरू से, लेकिन मैं जस्ट आया था. अब आप सोचो, मैं कहीं भी जा रहा हूं, बंदा मेरे साथ गुजराती में बात कर रहा है. कहीं पे भी जा रहा हूं, मेरे साथ गुजराती में बात कर रहा है कि केम छो, मजामा छो, શું ચાલે છે. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, और मेरे को एक चीज ये समझ नहीं आ रही, हर चीज के पीछे छह क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं था. सो आई वॉज एट हाइएस्ट ऑफ माई डिस्कम्फर्ट. हाइएस्ट ऑफ माई डिस्कम्फर्ट मतलब घर पे डाकिया आ रहा है. डाकिया समझ में आता है, पोस्टमैन बेल मारता है. मैंने खोला, मनजोत सिंह 6. मैं उनको बोल रहा नहीं 6 नहीं, एक ही है. दैट वॉज माई डिस्कम्फर्ट. अब सोचो. अच्छा, फिर मैं घर पे ही रहता था. आई वॉज वेरी ऐसे कि यार मेरे को बाहर नहीं जाना, गुजराती में कोई बात करने लग जाएगा. फिर मैं स्कूल जाता था. अब स्कूल भी पापा ने ऐसा चूज करके दिया कि एटलीस्ट गुजराती डिस्कम्फर्ट ना हो. तो आई वॉज इन दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल, तो वहां पर भी चलो इंग्लिश और हिंदी नेचुरली चल रहा था स्कूल में. तो आई वॉज कंफर्टेबल एट स्कूल एंड आई वॉज कंफर्टेबल एट होम. मैं और कहीं जाता ही नहीं था, क्योंकि दोस्त नहीं बने हुए थे. बट इमेजिन करो जब मैं स्कूल गया और वहां पर मेरा दोस्त बना जो मेरे गुजराती ना आने का रिस्पेक्ट करे, तो क्या मैं उस दोस्त के साथ अपना स्पेस एक्सचेंज कर सकता हूं? बोलो हाँ कि ना. तो इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट केस, क्या मैं सेकंड केस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा अब अहमदाबाद में? बोलो हो कि नो. ऐसे ही मानो मेरा एक तीसरा दोस्त बना, उसके साथ भी मैं अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता हूं, तो क्या मैं और कंफर्टेबल होता जा रहा हूं? ऐसे ही सोचो, चौथा दोस्त बना, क्या उसके साथ एक्सचेंज करूं तो और कंफर्टेबल होता जा रहा हूं. और ऐसे ही सोचो, पांचवा दोस्त बना तो और कंफर्टेबल. मेरे प्यारे दोस्त, ये एक्सचेंज करने पे मैं स्टेबल होता जा रहा हूं. और जब मैं स्टेबल होता जा रहा हूं तो आई विल रिलीव माई स्ट्रेस. यस और नो? दैट स्ट्रेस ओवर हियर is known as what, my dear friend? Exchange energy. When an electron is able to exchange its places with the similar spin of electrons, it starts to feel stabilized. And आप देखो, जब आपका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है ना, तो एक्सचेंज एनर्जी हाईएस्ट होती है. इसीलिए हाफ फिल्ड जो सब शेल्स होते हैं, दे आर मोर स्टेबल. या फिर इसीलिए मैं बोलूं, जो फुली फिल्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज अब ये पेयर एक्सचेंज कर पा रहे हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी. एंड देखो आगे क्या लिखा है. एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलाईजेशन. जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन. और ये हाफ फील्ड के अंदर ज्यादा होता है. और फिर उसके बाद उसने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है. वो अब आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, पाजी ने ये समझा दिया है कि एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है. यस, ऑब्वियसली पूरे पैराग्राफ में से जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है. तो आप अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाने वाली है. बट मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि एनसीईआरटी को एक बार पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी खूबसूरत लिखी हुई है. हाँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. फॉर दैट वी आर देयर. जितना पॉसिबल हो सकेगा आई विल बी हेल्पिंग यू आउट. प्लीज मेक श्योर कि आप नेक्स्ट क्लास में 2 चीजें बहुत अच्छे से करके आए. IE3 का पैराग्राफ और डी ऑर्बिटल्स की डायग्राम्स. कहीं से भी खोदो, गूगल करना है गूगल करो, बट ड्रॉ करके आना. समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं समझा दूंगा, बट ड्रॉ करके आना है. इज दैट श्योर? इज दिस क्लियर? That will be all for today's class. Thank you so much. Please take care of yourself.